फॉर वॉचिंग हाई एम्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जो संशोधन के बारे में बात करने वाले हैं। यदि मैं संशोधन का वीडियो बना चुकी हूँ बट उसमें विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं है, कर लेंगे मेहनत इतना तो। और अगर हम बात करते हैं संशोधन की, तो संशोधन या अमेंडमेंट के बारे में, तो उसके बैकग्राउंड को जानना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से आर्टिकल में या कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में ये प्रोविजन दिया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, या क्या रीजन रहा होगा कि संशोधन करना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा, या फिर ये आप बोल सकते हैं कौन से पार्ट में संशोधन का प्रोविजन दिया हुआ है, अमेंडमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है। देरी नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। और हम उससे पहले जानते हैं बैकग्राउंड के बारे में कि जो हमारा अमेंडमेंट का है वो आर्टिकल, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बता दे रही हूँ। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में ये प्रोविजन दिया है कि पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। पार्ट होगा, अगर हम पार्ट की बात करते तो पार्ट होगा 20 पार्ट में ये प्रोविजन है। और अगर उसके बाद में एक हम बात करते हैं कि जो हमारा जो अमेंडमेंट है वो कहाँ से, किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत सारी कंट्रीज से चीजें अडॉप्ट किया गया था। जैसे अगर बात करें हम कि डीपीएसपी हो गया, आयरलैंड से हो गया, या फंडामेंटल राइट हो गया, यूएसए से हो गया। तो ऐसे ही इसको अमेंडमेंट प्रोसेस को कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो वो साउथ अफ्रीका से। तो ये आप याद रखना, साउथ अफ्रीका से। वन डे एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लेता है डायरेक्ट। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का एक्ट था वो क्या था। देश नया नया आजाद हुआ था और हमें जरूरत थी, इंडियंस को जरूरत थी कि सोशली और इकोनॉमिकली वो क्या हो, इक्वालिटी हो पूरी कंट्री में। जमीन है, जो ज्यादा प्रॉपर्टी लोगों के पास में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। बट तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही क्या लेकर आते हैं, जमींदारी एबॉलिशन लॉ, वैसे ही जो जिनकी प्रॉपर्टी होती है, जो जमींदार होते हैं, वो क्या कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज कर देते हैं। क्योंकि अभी तक राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स होने के नाते ये होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, रिट जारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे तो हुआ बैकग्राउंड। उस टाइम पे आता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में क्या होता है कि द स्टेट वॉज empowered टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट फॉर सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस, जो अभी बताया मैंने। और फर्स्ट अमेंडमेंट में ही ऐड होता है 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में ही जमींदारी एबॉलिशन लॉज लाया जाता है जो, और हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में ऐड किया जाता है पब्लिक ऑर्डर को, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट को, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस को। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस ऐड किया जाता है किसमें, 19 वो, जो कि हमें क्या देता है, फ्रीडम टू स्पीच का। ये हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट का क्या हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था। अच्छा, उसके अलावा SABC, मतलब SABC सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए लॉ बना सकते हैं। बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट अमेंडमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या हुआ था। आपको याद होगा फजल अली कमीशन, जिसमें स्टेट ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, किसके, क्लास के बेस पे ABCD। ठीक है, उस स्टेट को क्लास के बेस पे जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। The provision of having a common high court for 2 more states was introduced. Abolition of class A, B, C, D
14 उसको अबॉलिश करके कितने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया था। तो कौन से कमीशन में कौन से, तो आप याद रखेंगे फजल अली कमीशन किस चीज का प्रोविजन किस चीज के लिए था, ये था स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन क्लासेस। ठीक है, तो ABCD जो बेस्ड पे स्टेट बना था उसको अबॉलिश करके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को बना दिया जाता है। 9 शेड्यूल है 1960 में, एडजस्टमेंट इंडियन टेरिटरी एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान, इंडो पाक एग्रीमेंट 1958। जो वेरी बड़ी यूनियन था वो किसको दे दिया गया है, पाकिस्तान को दिया गया। कौन से एग्रीमेंट पे, इंडो पाक एग्रीमेंट 1958 में। कौन से अमेंडमेंट में, 9th अमेंडमेंट में। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं 10th अमेंडमेंट के बारे में। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961, दादर नागर हवेली को इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 12th अमेंडमेंट एक्ट कहता है 1962 में आया था, गोवा दमन एंड दीव इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन यूनियन एज द यूनियन टेरिटरी। गोवा दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट किया गया था। नेक्स्ट है 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962, नागालैंड वॉज फॉर्म द स्पेशल स्टेटस अंडर 371। नागालैंड को फॉर्म किया गया था स्पेशल प्रोविजन देकर 371A। ओके, 14th अमेंडमेंट 1962 में ही हुआ था, पौंडुचेरी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पौंडुचेरी और प्रोवाइडेड द लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इन जो हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव को क्या किया गया था, लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइड किया गया था। कौन से अमेंडमेंट में, 14th अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट किया गया था पौंडुचेरी को। नेक्स्ट था 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966, system of election tribunal was abolished and high court were given the power to hear the election petition। हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया, इलेक्शन पिटिशन को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, Sindhi language was language into 8th schedule of the Indian Constitution। सिंधी को एज अ 15th लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल में। सिंधी लैंग्वेज एज अ 15th लैंग्वेज, कौन सा, एज अ 15th लैंग्वेज। 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वॉज कर्टेल। और यहाँ पे 25th अमेंडमेंट में ही क्या किया गया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो फंडामेंटल राइट्स था प्रॉपर्टी का, उसको क्या कर दिया गया, छीन लिया गया। मतलब उसको फिर आगे चल के जब आप 44th अमेंडमेंट देखेंगे तो उस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रॉपर्टी। 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्या बोला कि प्राइवेट पर्स एंड प्रिविलेज ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर अबॉलिश्ड। और जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे हमारे आजादी से पहले, उनको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। और उनको ये एक तरीके से चांस दिया गया, एक तरीके से उनको नोटिस भेजा गया कि आप आके इंडियन स्टेट में मिल सकते हो, इंडिया के स्टेट में मिल सकते हो। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972, लोकसभा सीट वर इंक्रीजेस फ्रॉम 525 टू 545। और 31st अमेंडमेंट में लोकसभा की जो सीटें थी वो कितना इंक्रीज कर दिया गया, 525 टू 545। तो आप लोग बताओगे कि अभी लोकसभा की सीट कितनी है, अभी आप बताएंगे कि लोकसभा सीट अभी कितनी है, ठीक है, 2024 में। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, सिक्किम वॉज मेड द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया इंडिया का। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये हुआ था, इसको कौन नहीं जानता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन
सिंस 14th अमेंडमेंट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट, इसमें बहुत सारी चेंजेस हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारी चीजें ऐड हुई इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें प्रियम्बल में द वर्ड यूज हुआ था, वर्ड ऐड हुआ था प्रियम्बल में, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर चेंज टू, उसको चेंज करके क्या बना दिया, सोवरेन सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहले था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसको अब चेंज करके सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड यूनिटी ऑफ द नेशन वो चेंज टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। पहले था यूनिटी ऑफ द नेशन, अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बता दिया। अगर हम बात करते हैं 44th अमेंडमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1978 उस टाइम पे फर्स्ट टाइम किसी अदर पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, वो था मोरारजी देसाई का, जनता पार्टी का होता है मोरारजी देसाई। इस टाइम पे कौन थे, मोरारजी देसाई क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड बाय द जनता गवर्नमेंट। और राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके क्या बना दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और आपको पता है कि हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, उसको हटा के क्या बना दिया गया, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बना दिया गया। कौन से 44th अमेंडमेंट एक्ट में, 52 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। उस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। इस टाइम पे राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई पार्लियामेंट के मेंबर है या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है या पार्लियामेंट के मेंबर है, अगर वो क्या करते हैं, अपनी पार्टी को चेंज करते हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ना एक न्यू शेड्यूल ऐड हुआ था इस अमेंडमेंट के, 10th शेड्यूल। और आपको पता है कि जो हमारा 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, 9 शेड्यूल ऐड हुआ था लैंड रिफॉर्म का, और 10 शेड्यूल आता है 52 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाता है। क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल वाज एडेड प्रोवाइडिंग फॉर द एंटी डिफेक्शन लिमिट द एबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन टू स्विच पार्टी इन पार्लियामेंट। ठीक है, लिमिट्स द एबिलिटी टू पॉलिटिशियन स्विच पार्टी इन पार्लियामेंट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, ये सारे जितने भी सारे अमेंडमेंट जो है अभी इम्पोर्टेंट ही चल रहे हैं, जिससे क्वेश्चंस बहुत आने की प्रोबेबिलिटी होती है। 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 द वोटिंग राइट को, यहाँ से वोटिंग राइट को 21 से हटाकर कितना कर दिया गया था, 18 इयर्स कर दिया गया था। तो वोटिंग एज वॉट डिक्रीज फ्रॉम 21 to 18। और बोथ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों का, द अमेंडमेंट वाज मेड टू आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 यूनियन टेरिटरी दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और 70 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली को एंड 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को के साथ में स्टैब्लिश किया गया, किसको, दिल्ली को। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 किसको, कोनकणी, मणिपुर एंड नेपाली लैंग्वेज वर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने जब पढ़ा था सिंधी को, तो वो 15th ऑफिशियल लैंग्वेज था। अब 3 ऐड होने के बाद में कितना इंक्रीज हो गया, 18th लैंग्वेज हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्रीज टू 18। और इसको याद कर सकते हैं किसे, नेपाली, मणिपुरी, कोनकणी, तो नमक से याद कर लेना, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोनकणी। नेक्स्ट है 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज सिस्टम, जो कि पार्ट 9 में मेंशन है, पार्ट 9 में मेंशन है। और यहाँ किस में, पार्ट 9 एंड 11 शेड्यूल में, पार्ट 9 एंड 11 शेड्यूल में।
ओके तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अ न्यू पार्ट 9 एंड 11 शेड्यूल वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रिकॉग्नाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड प्रोविजन रिलेटेड टू देम। उनसे रिलेटेड प्रोविजन भी किसमें, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो बहुत सारी कमिटीज थी कुछ जो 73 अमेंडमेंट एक्ट लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो वो हो गया हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जीवी के राव कमेटी, और भी बहुत सारी कमेटीज होती हैं जो कि पंचायती राज लाने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में अब एज इट इज मतलब जैसे ग्राम पंचायत के लिए था, ये किसके लिए है, म्युनिसिपैलिटीज मतलब अर्बन लोकल बॉडीज होती है, अर्बन एरियाज के लिए होता है। तो वो उसको रखा गया था पार्ट 9A में, इसमें पार्ट 9A में, और शेड्यूल इनके लिए 12 वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, elementary education was the made fundamental rights, free and compulsory education to children between 6 years to 14 years। इसमें 6 years से 14 years के जो स्टूडेंट, जो भी बच्चे हैं, जो भी चिल्ड्रेन हैं, उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ये पहले डीपीएसपी में मेंशन था, ये बातें जो पहले लिखी हुई थी डीपीएसपी में, और अब उसको क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है, जो कि किसमें 21A में मेंशन है, 21A में। 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड द संथाली वर एडेड इन द इंग्लिश 8th शेड्यूल। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज वर इंक्रीजेस फ्रॉम द 18 to 22। तो अभी हमने पढ़ा था 18 तक, 4 इसमें ऐड हुआ तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और अभी तक 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ही प्रेजेंट हैं। ओके कौन कौन से, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। अब आ जाता है 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ था। इसमें क्या था, जो बांग्लादेश के साथ में जो हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं उनको क्या किया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। द परस्यू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम पे जो बाउंड्री का वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एक्सचेंज ऑफ सम इनक्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश इन मेंशन। ठीक है, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी के टाइम पे एक एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ में, जो भी बाउंड्रीज वगैरह है उसको ही परस्यू किया गया आगे फर्दर। 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 किसके बारे में बात करता है, जीएसटी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज ग्रांटेड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एनसीवीसी क्या हुआ था। 102nd Amendment Act 2018, constitutional status was granted to National Commission for Backward Classes (NCBC). 103rd Amendment Act 2019 क्या हुआ था, 10% रिजर्वेशन दिया गया था किसको, EWS को, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को। ओके 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसमें क्या था कि एक्सटेंड द डेडलाइन सेशन ऑफ द सीट फॉर SC and ST इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर द 70 years to 80। मतलब इसमें लोकसभा की क्या, लोकसभा और स्टेट असेंबली की जो सेशन है उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया 70 years to 80 years। रिमूव द रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियंस को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। जो 2 एंग्लो इंडियंस होते थे उनको क्या कर दिया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिमूव कर दिया गया। और कम्युनिटी लोकसभा एंड स्टेट असेंबली मतलब दोनों से रिमूव, दोनों से कर दिया गया, स्टेट असेंबली से भी लोकसभा से भी, किनकी, एंग्लो इंडियन की सीटें। तो आज भी अभी पूछते हैं, मतलब ये रिसेंट की बात है, तो बहुत सारे लोगों को डेटा नहीं पता है कि एंग्लो इंडियन होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वो एंग्लो इंडियन नहीं है। हमारे लोकसभा हो गया, स्टेट असेंबली में हो गया, एंग्लो इंडियन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 क्या किया गया था, उसमें बैकवर्ड SEBC के लिए क्या बनाया गया था, रिस्टोर द गवर्नमेंट पावर्स टू प्रिपेयर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए
एक लिस्ट बनाया गया था, इनको प्रोविजन दिया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू। कौन के? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लास्ट हमारा है 2023 में 106 अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या कर दिया गया था? लोकसभा में और स्टेट असेंबली में विमेंस को 1/3 रिजर्वेशन था। किसके लिए? विमेंस के लिए। So this was the women's reservation bill for the reserve 1/3 of the state for the women's in Lok Sabha, state legislative assembly and legislative assembly of the national capital territory of Delhi और as well as Delhi में भी these reserved for the SC and ST और those reserve जो है वो SC और ST के लिए भी ये लागू किया गया था। तो ये रहा आपके टोटल अमेंडमेंट जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियरिटी। अगर आपके लिए वीडियो है बेनिफिशियल तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पॉलिटी की कोई न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।